वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस को हम आइडेंटिफाई करें या पहचान के बारे में बात करें तो, या समझने के बारे में बात करें तो वॉइस को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बोली, वाणी, आवाज़, ये सब कहते हैं। तो वॉइस का जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ और यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो आइए वॉइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वॉइस का मतलब बोली होता है। बात किसी भी शब्द को हम बोलते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं, एक एक्टिव में और एक पैसिव में। एक्टिव और पैसिव को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो मैं आपको जनरली ऐसे बता देता हूँ। 9th और 10th में भी ये पढ़ाया जाता है। तो 9th और 10th में बताया जाता है कि एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य। मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होती है। आई होप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब जानते होंगे आप लोग। तो मैंने यहाँ लिखा है एक्टिव और यहाँ लिखा पैसिव। वॉइस को मैंने बताया है कि वॉइस का मतलब बोली होता है। बोलने के दो तरीके, एक एक्टिव में और एक पैसिव में। मतलब एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है कि उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का रूल फॉलो करेंगे जब, तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल तो कहता ही है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में इस तरह से कन्वर्ट करना कि उस समय कोई चेंजेस ना हो। अब उसके सेंस में कोई चेंजेस ना हो, फॉर्म उसका चेंज हो जाए लेकिन उसके सेंस में कोई चेंजिंग ना हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक वही एक्टिव पैसिव भी पढ़ना उसी फार्मूले के तहत। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अब वॉइस में चेंजिंग क्या क्या होती है। टेंस की चेंजिंग होती है, मॉडल वर्ब में चेंजिंग होती है, इंपरेटिव सेंटेंस की चेंजिंग होती है, इन्फिनिटिव की चेंजिंग होती है, और कुछ सम स्पेशल चेंजेस होते हैं। मैं आपको टॉपिक आपको बताऊंगा। आज बताऊंगा आपको टेंस, कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है तो किस तरह से चेंज करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है टेंस चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते टाइम कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम पहले जान लेते हैं। पहली कंडीशन कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को बदलते हैं, यानी ऐसा भी कह सकते हैं लिखने के माध्यम से मैं बता दूं आपको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट का होना तो आवश्यक है। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, इसलिए ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। रूल नंबर सेकंड कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी हम किसी भी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो आप देखिए चार्ट जो मैंने लिखा सब में V3 करके लिखा हुआ है। जब आप लिखोगे अभी स्क्रीनशॉट लेकर के तो आप देख रहे हैं सब में V3 करके लिखा है, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो दो रूल्स वीडियो को पुश करते करते लिखते रहिएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। रूल नंबर थर्ड, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, उसके पहले बाई लगा देते हैं। आई रिपीटेड कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं और उसके पहले बाई लगा देते हैं। और कुल मिलाकर के अब टेंस चार्ट के माध्यम से ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कट मारा हुआ गया है, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट। कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वॉइस के बारे में जानने से पहले टेंस के बारे में जानना नेसेसरी है। अगर आप टेंस के बारे में जानते हैं
तो वॉइस आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो वॉइस को समझने में दिक्कत होगी। इंग्लिश में 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक वॉइस और एक नरेशन। और टेंस का नॉलेज ना होने के नाते ही ये वॉइस और नरेशन समझने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप जाने ये वॉइस और नरेशन का बेस ही टेंस है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है, टेंस के बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आप वॉइस भी नहीं समझ पाएंगे और नरेशन भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप वॉइस पढ़िए तो वॉइस के पहले टेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि पहला जो रूल है वॉइस का, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, वो टेंस पर ही डिपेंड करता है कि टेंस में क्या था। यानी टेंस का जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जब भी आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग ही, टेंस के हेल्पिंग वर्ब को ही माइंड में रख करके आगे वाले टेंस में चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा होगा कि डू या डज यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, डू या डज, या तो वर्ब में यस या यस, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। और अगर नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो डू लगता है, आपको डज लगता है। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज। अब देखिए यहाँ पे इज, आई एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस मिल गया है आपको, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जब आपको मिलेगा तो या तो वर्ब में यस या एस मिलेगा या तो डू या डज मिलेगा। तो जब भी आपने ये देखा इस तरह का सेंटेंस मिला है तो जब उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हटा करके इज, आई एम, आर लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस मिल गया तो कंटिन्यूअस इज, आई एम, आर देकर के पहचान ही जाएंगे। लेकिन जब इज, आई एम, आर पहचान जाएंगे तो क्या करेंगे, जब उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे तो इज, आई एम, आर के साथ एक्स्ट्रा वर्ड क्या कर देंगे, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है आपको। परफेक्ट में आप जानते हैं हैज और हैव केवल लगता है, लेकिन जब परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट में चलिए इंडेफिनिट, वाज, वेयर, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है या फिर डिड लगता है। टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, मैंने टेंस का चार्ट नहीं बनाया, मैंने पैसिव वॉइस का चार्ट बनाया कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, टेंस में क्या होता है आपने पढ़ा है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। टेंस में होता क्या है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव पार्ट में, और नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लगता है या फिर क्वेश्चन वर्ड के रूप में डिड यूज हो जाता है। तो वहाँ पर जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो वहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वेयर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब आपका वाज या वेयर होता ही है, तो वाज या वेयर देख करके आप पास्ट कंटिन्यूअस जान जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग जुड़ेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट के परफेक्ट में हैड लगता है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीइंग यूज कर देंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में विल बी, आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगता है, केवल विल या शैल, लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी, शैल बी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बनता है लेकिन रेयर केस बनता है। ये जो मैंने कट किया है ये लगभग 95% सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ गया है पार्ट का या फ्यूचर कंटिन्यूअस का आ गया तो लगभग 95% नहीं बनता है, लेकिन 5% रेयर केस में कभी कभार बनता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यहाँ विल हैव, शैल हैव लगता है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कुल मिला के 3 टेंस, 4 पार्ट, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएंगे, 12 आएंगे, 12 टेंस कुल मिलाकर हो गए हैं। तो 12 में से कुल मिलाकर 8 का ही बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल जो मैंने बताए 4। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, आवश्यक है। रूल नंबर सेकंड, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। रूल नंबर थर्ड, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस में से केवल 8 टेंसेस का ही बनता है। अब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं और उसके पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, ये रूल है। तो देखिए सब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ लिखा है, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू, दे का दम, वी का अस, इट का इट और हो का हुम।
जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। तो एक तरफ मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा है, एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। रूल्स आप वीडियो को पुश कर करके सुन करके लिखिएगा कि मैंने क्या रूल बताया है, उस रूल को लिखिएगा। रूल लिखते समय हेडिंग डालिएगा आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, फिर ये नियम लिख दीजिएगा चारों, उसके बाद ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब 12th पास आउट करोगे, जब भी कहीं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ पर चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो या फिर सीपीओ की। सीपीओ का बता दूं मैं क्या होता है। सीपीओ होता है कंबाइंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये, एसएससी सीजीएल, सीपीओ और यूपीएससी, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी इन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है ये आपकी केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम्स में अगर अच्छे समझ गए तो जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, कहीं कोचिंग सेंटर में जाओगे, तो वहां पर भी यही सारे टॉपिक रिपीट किए जाते हैं। इसलिए अगर यहीं पर आप समझ लेते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे अब देखिए, हरी टीचर्स मोहन, द कैट किल्ड द माउस, डू आई हेट यू, हु प्लग द फ्लावर डेली। अब देखिए यहाँ पे हरी टीचर्स मोहन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ईएस जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सेंटेंस मिलेगा। आप वर्ब में हेल्पिंग वर्ब देख करके ही जान सकते हो, या वर्ब देख करके, मेन वर्ब देख करके ही जान सकते हो कौन सा टेंस है। तो यहाँ लिखा हुआ है हरी टीचर्स मोहन, तो ईएस का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब इंट्रोड्यूस करेगा तो कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब मैंने भी बताया चार्ट के थ्रू क्या होता है, इज, एम, आर। तो अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन। देखिए नाउन का कोई मोहन लिख दिया, उसके बाद इज लगाएंगे। इंडेफिनिट आपने पहचाना, हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, कंटिन्यूअस की। मोहन इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म टाट। अब आप सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस लिखने से पहले क्या लगाते हैं, बाई। उसके बाद हरी एक नाउन है तो हरी ऐसे लिख देंगे। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। अब आइए, द कैट किल्ड द माउस। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लिखेंगे द माउस, पहले सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, किल्ड। किल्ड ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ईडी लगा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो लगाएंगे वाज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम, वाज किल्ड। उसके बाद सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं उसके पहले बाई लगाते हैं, उसके बाई द कैट। फिर आइए डू, आई हेट यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू किसको इंट्रोड्यूस करता है, कौन से टेंस को इंट्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर ये डू जो लगा है आई के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन जब इसको अब चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज होता है, आर। उसके बाद यू, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, आर यू।
हेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर यू हेटेड। उसके बाद बाई, आई को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो उसके पहले बाई लगाएंगे। आई प्रोनाउन है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। भी कंप्लीट हो गया। हु प्लक्स द फ्लावर डेली, कौन फूल रोज तोड़ता है, तो हु को तुरंत उसके स्थान पे बाई होम कर देंगे, बाई होम। उसके बाद ऑब्जेक्ट द फ्लावर प्लक्स, ये भी इंडेफिनिट है, इज प्लग्ड। हु के स्थान पे बाई होम, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, प्लक्स का हो गया प्लग। बाई होम द फ्लावर इज प्लग। आई होप ये सेंटेंस आपने समझा होगा। अभी मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए, he will help you, will इंट्रोड्यूस करता है फ्यूचर इंडेफिनिट को, तो सब्जेक्ट के स्थान पे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यू विल, हमने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट को इंट्रोड्यूस करेगा तो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग लगाएंगे, तो यू विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, तो उसके बाद बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब यहाँ रवि लिखेंगे, रवि नहीं लिखेंगे सॉरी, रवि के स्थान पे लिखेंगे ए बुक। हैज किसको इंट्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। देखिए कैसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले ही जानना जरूरी है। अगर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर आप जान रहे हैं तो आप देख करके ही पहचान जाएंगे टेंस है, इसको ऐसे बदलना है। एक्टिव का वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस तरह है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब लगा है तो इसको चेंज इस तरह से करना है। लेकिन आप हैज को पहचान ही नहीं पा रहे हो कि कौन से टेंस का है, तो डेफिनेटली आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टेंस को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं जान रहा हूँ कि हैज है तो हैज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। अगर आप नहीं जान पाते हो तो आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप जान गए कि हैज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे। तो हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैज, उसके बाद बीन, ब्रॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, तो ब्रॉट बाई रवि का रवि। रवि को क्यों नहीं चेंज किया गया, क्योंकि नाउन है। वाई के स्थान पे वाई, ये आर यू के अकॉर्डिंग लगा है, आप लाते हो द बुक यहाँ पे, तो वाई इज द बुक, वाई इज द बुक। रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होगा, वाई इज द बुक रेड बाई। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, टुडे का टुडे। ध्यान दीजिए, केवल क्वेश्चन वर्ड के रूप में अगर हु रहता है तो ही चेंज होता है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब देख रहे हैं वाई के स्थान पे वाई मैंने लिख दिया, बाकी चेंजिंग जो पुरानी है वही उसी तरह कर दिया। लेकिन हु जब आता है तो हु के स्थान पे क्या करते हैं, बाई होम, बाई होम। द ग्लास इज
ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो इस तरह से जाने रहिए कि इस तरह से ही हम टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी हम टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको सेंटेंस मिलेगा तो सेंटेंस को देख करके ही आप उसका टेंस पहचानेंगे, और टेंस जब पहचान जाएंगे तो उसी के आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पहचान लिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपने पहचान लिया तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ब बीइंग लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो जो टेंस आप पहचानेंगे उसी के आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। तो चार्ट के थ्रू भी मैंने बता दिया है, ऐसे जनरली एग्जांपल दे करके भी मैंने बता दिया है, इस चीज़ को एग्जांपल दे करके भी मैंने बता दिया है। आई होप आप समझेंगे, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस आप तभी समझ पाएंगे जब आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद होगी या उसका नॉलेज होगा, क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस जब मिलेगा तो टेंस ही पहचानेंगे तभी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ लिखा था मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव डालने के लिए कौन कौन सी चेंजिंग होती है, तो पहली चेंजिंग मैंने टेंस की ही बताई थी। तो टेंस की जो चेंजिंग थी आज कंप्लीट हो गई। अगले वीडियोस में आपको मॉडल वर्ब की चेंजिंग बताएंगे। आई होप टेंस की चेंजिंग आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा तभी अच्छे समझ में आएगा। आगे का टॉपिक